सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सतनाम। ये हैं पटियाला पंजाब से। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं बताऊंगा सबसे पहले आप लोगों को मनुस्मृति की सच्ची वाली बात। जो आप लोगों को बताया गया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको कैसे परिभाषित किया गया है, इसको समझने के लिए आप लोग अपने सदग्रंथों के पीछे जाइए, उनका अवलोकन करिए, उनका अध्ययन करिए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पता नहीं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी जाएंगी जिनका परिणाम बाद में बहुत ही ज़्यादा भयावह होने वाला है। भगवान मनु ने मनुस्मृति में ब्रह्मा जी के बारे में एक बात कही है। भगवान आदि गुरु ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ के बाद जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का निर्माण किया, जब उनका आरंभ किया, तो उनके वर्ण के जन्म से पहले ही, विभिन्न वर्णों के जन्म से पहले ही उनके कर्मों का निर्धारण किया है। ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण के कितने विहित कर्म हैं, शूद्र के कितने कर्म हैं, वैश्य के कितने हैं, क्षत्रिय के क्या हैं, ये सारे कर्मों का निर्धारण भगवान ब्रह्मा ने, आदि गुरु ब्रह्मा ने, समस्त सृष्टि के संरचनाकार आदि गुरु ब्रह्मा ने सबके कर्मों का निर्धारण किया था। आज जरा उठा करके देखिए, इतनी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हमने अतिक्रमण किया है। ब्राह्मण का जो कर्म है वो क्षत्रिय कर रहा है, क्षत्रिय का जो कर्म है वो ब्राह्मण कर रहा है, शूद्र का जो काम है वो वैश्य कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, आदि आदि। ये पूरा जो है वो इंक्रोचमेंट हुआ है। इस वजह से ही इतनी भयानक बेरोजगारी की स्थिति है। अब इससे अच्छा सिद्धांत और क्या हो सकता था? भगवान मनु के द्वारा और आदि गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था कि सबके कर्म उसके जन्म के आधार पर ही सुनिश्चित किए गए थे। सबके कर्म उसके जन्म के आधार पर ही सुरक्षित थे। इसमें भी विधान है कि कौन व्यक्ति क्या क्या उससे अलग हट करके कर सकता है, यह भी बताऊंगा। पर अभी आपको इसमें यह बताने की आवश्यकता है कि उसके कृत्य कौन कौन से हैं और भगवान मनु ने उसका कैसे कैसे निर्धारण किया है। बन के रहिएगा और प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखा करिए। सुबह वाला कार्यक्रम तो आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले तो इसमें आप लोगों की समस्या भी मिली होती है। जैसे इन्होंने ही सवाल पूछा है, पंडित जी पैसे बचते नहीं हैं, ये सामान्य जन की सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद पंडित जी विदेश जाने का योग है, ये सामान्य व्यक्ति हमेशा पूछता रहता है, जो व्यक्ति बाहर जाने की कोशिश में है। तो इसमें आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि ग्रह की स्थिति कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूं वो आपके ग्रह के साथ वो फिट बैठ रहा है क्या। फिर आपको कहीं कुंडली दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है दाम्पत्य कैसा रहेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूछना चाहता है और जानना चाहता है। तो इसमें जो मैं बताऊंगा वो आपको भी पता चल जाएगा अपनी कुंडली से, जब उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इस वजह से कार्यक्रम प्रत्येक दिन का अवश्य देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। आइए, अब मैं आपको इनकी कुंडली के सबसे पहले पंचांग पे लेके आता हूँ। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। मार्गशीर्ष वाले जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं, और दरअसल इनमें एक अच्छी बात ये होती है कि ये पकड़ करके रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, मतलब अंतिम स्थिति तक छोड़ते नहीं हैं। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने आत्मबल पे बहुत ही ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, मतलब उस पे फोकस रखने की आवश्यकता है कि आप कभी भी आत्महीनता के शिकार ना हो। आपको पहले अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़नी है। हमेशा ही दूसरों से लड़ने की कोशिश करिए, पर खुद से कभी न लड़िएगा, क्योंकि इस कुंडली में आप हार जाएंगे। आपकी लड़ाई अगर खुद से रहेगी तो आप किसी से भी लड़ नहीं पाएंगे। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, साथ ही साथ प्रेमी किस्म का होता है। गुरुवार कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से गंभीरता बड़ी अच्छी होती है, संतान उत्पत्ति में समस्या नहीं होती। द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं कृष्ण पक्ष के, इस वजह से व्यक्ति के पास धन निरंतर निर्बाध गति से आता रहेगा। एक बात और भी बता दूं, इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, इस वजह से तीव्र व्यवसाय, पार्टनरशिप में साथ काम करना। और एक और भी अद्भुत बात है कि यह व्यक्ति भाग्यशाली ही साबित होगा। चंचल मानसिकता के साथ बुद्धि से युक्त होकर के काम करने वाला होता है। वैश्यवर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक ही है। राजसिक तत्वों वाले जो लोग होते हैं वो खाओ पियो मौज करो वाले सिद्धांत पे काम करते हैं। इस आधार पर व्यक्ति को हमेशा ही इस राजसिक तत्व के प्रभावों को बढ़ा करके उसे
कम से कम उत्कृष्टता प्रदान करते हुए सात्विक तत्व की प्रवृत्ति के अंतर्गत अपनी सीमा तय करिए और कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन में सात्विकता लाने की, जिसमें सबसे पहले आपको अपना काम अपने विचार और अपने भोजन पे करना होगा, क्योंकि जैसा भोजन वैसा विचार और जैसे विचार वैसे ही क्रियाकलाप और गतिविधि व्यक्ति की होती जाती है। तो सबसे पहले अपना भोजन बिल्कुल ही शुद्ध और श्रेष्ठ रखिए। आइए मैं आपको आपकी कुंडली में सबसे पहले, अब तुला लग्न की कुंडली, ये चर प्रकृति का लग्न बना है। लग्न चर प्रकृति का बनता है तो व्यक्ति घुमंतु होता है और स्थिर होने में उसको दिक्कत होती है। वैसे ये कुंडली तुलनात्मक रूप से देखें तो 7 नंबर की राशि यहां बनी तो व्यक्ति आरंभ में नौकरी करेगा, बाद में जाकर के व्यवसाय भी अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। लग्न में सूर्य और बुध के बैठे होने से लाभेश का लग्न में आना, नीच का होना, और 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में, जो इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होंगे बुध, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, लाभ और भाग्य का योग बना, 12वें भाव के अधिपति हैं, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये जन्म कुंडली में 9वें भाव का फल ज्यादा करेंगे। हालांकि सूर्य और बुध के साथ राहु के बैठने के कारण व्यक्ति के गले में समस्या नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कहूंगा, समस्या संभव है, नेत्रों में समस्या संभव है, बालों से संबंधित समस्या संभव है, पेट से संबंधित समस्या संभव होगी, कुछ न कुछ रुग्णता व्यक्ति को बनी रहती है। यहाँ पे रोग भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे, यानी कि अष्टम भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति जो इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, गुरु, इनका संबंध लग्नेश के साथ, लग्न के अधिपति शुक्र धन भाव में, रोगेश और स्वयं अष्टमेश भी होते हैं, उनके साथ बैठना मंगल की राशि में गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति को बने, इन्होंने पूछा भी है, पेट में कमजोरी रहती है, तो ये यहाँ पे होती है बात। और दरअसल यहाँ पे ऋण योग भी लग जाता है, ऋणेश जन्म कुंडली में धन भाव से संबंध बनाते हैं, तो मंगल यहाँ अगर नहीं बैठे होते गुरु के साथ तो और भी कमजोरी हो जाती। तो धन की स्थिति सामान्यतया ठीक रहने वाली, पर व्यय भाव का अधिपति लग्न में बैठा है, सूर्य नीच के हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को व्यय करने में गड़बड़ी महसूस होती है, या जब कभी भी वो पॉकेट टटोलता है तो थोड़ी बहुत मशक्कत उसको देखने में आती है, या फिर कई बार उसको व्ययाधिक्य की समस्या से जूझना पड़ता है। ये राहु के साथ बुध के बैठे होने के कारण हो रहा है, क्योंकि व्यय भाव के अधिपति के साथ राहु बैठे हैं, नीच के सूर्य लग्न में बैठे हैं, नेत्रों की समस्या, पेट से संबंधित एसिडिटी, कब्जियत, गैस्ट्रिक पेशेंट, या कई बार हृदय क्षेत्र भी परेशान होते देखा जाता है, जिसका असर कई बार चेहरे पे भी दिख जाता है। क्लियर है मतलब स्किन पे। धन भाव में शुक्र का बैठना मंगल के साथ, ये ठीक होगा। धन भाव से शुक्र का संबंध हमेशा ही अच्छा होता है, धन भाव से गुरु का संबंध हमेशा ही अच्छा होता है। धनेश का संबंध जब 2 शुभ ग्रहों से होगा तो निश्चित रूप से वो ठीक होगा, पर याद रखिएगा कि ऋण भाव के अधिपति और अष्टम भाव के या 12वें भाव के अधिपति जब धन भाव से संबंध बना लेंगे तो व्यक्ति के व्ययाधिक्य से उसे परेशान कर देते हैं। अष्टम भाव और 6वें भाव के अधिपति होकर के गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास धन आएगा पर रुकने में समस्या भी करेगा। क्लियर है? इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति राहु के संपर्क में हैं, इसके कारण व्यक्ति कई बार ऋण वगैरह में भी आता जाता रहता है, और यह एक सामान्य सी बात होगी। 6वें भाव के अधिपति के साथ मंगल के बैठने से व्यक्ति को कई बार रक्त जनित समस्याएं और पेट जनित समस्याओं से जूझना पड़ता है। गुरु का प्रभाव 6वें भाव पे, गुरु का प्रभाव, अब जरा विचार करिए तो अष्टम भाव में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का धार्मिक पक्ष बड़ा ही उजागर और उसका धर्म पक्ष, और साथ ही साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा चिंता में रहने की बात, बेवजह की बातों में अपना दिमाग खपाने की बात, और आसानी से किसी भी समस्या से मुक्त होने के लिए व्यक्ति का दिमाग तैयार नहीं होता है, वो उसी में लगा रहता है और बेवजह की बातों पे अपना सर खपाए रहता है। इस चीज से मुक्त होने की आवश्यकता आपको होगी। यहाँ दाम्पत्य बहुत अच्छा होगा, पर कई बार ये थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ गुजरेगा, क्योंकि 6वें भाव के अधिपति की स्थिति भी शुक्र और चंद्रमा को प्रभावित कर रही है। गुरु शुक्र और चंद्रमा को प्रभावित भी करेंगे, क्योंकि 6वें भाव का अधिपति, 8वें भाव का अधिपति, 12वें भाव का अधिपति जहां कहीं भी बैठेगा और जहां कहीं देखेगा उसकी समस्या को वो वृद्धि में रख देता है। तो यहां पे गुरु का प्रभाव आपको दरअसल मुक्ति तो देंगे, पर कई बार आपको सामने से समस्या भी लाते हुए देखे जाते हैं। इस कुंडली में धन भाव ठीक है, पराक्रमेश कई बार प्राइवेट सेक्टर से नौकरी देते देखे जा रहे हैं। 4th भाव का अधिपति पंचम में यश महापुरुष योग बनेगा। मंगल का रुचक योग धन भाव में पर केंद्र में बनता है, इस वजह से यहां रुचक योग नहीं बनेगा, पर चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध ठीक उतना नहीं है। चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध बहुत अच्छा बनेगा, चंद्रमा के साथ शुक्र का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो सामान्यतः सामान्य से बेहतर ही है, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा।
कारण है क्योंकि लग्नेश धन भाव में बैठे हैं और दसम भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता है। दरअसल इनकी कुंडली में आप जब दशमांश कुंडली देखेंगे या नवमांश कुंडली, तो नवमांश कुंडली में कभी भी केंद्र का खाली होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से कई बार बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का व्यक्ति हो जाता है या कई बार दाम्पत्य में दूरी बढ़ जाती है। जब कभी भी नवमांश कुंडली खाली हो तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। ये मैं आप लोगों से भी कह देता हूं। अपने नवमांश कुंडली में अगर आपको बहुत सारे ग्रह केंद्र में नहीं बैठे हैं या केंद्र बिल्कुल ही खाली है, रिक्त है, इसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहना चाहिए। और इसकी जो स्थिति होती है वो दाम्पत्य को कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर कर देने की होती है। ये कई बार बहुत मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे राहु के साथ शुक्र का बैठना ये तो ठीक होगा, पंचम में गुरु के साथ बुध का बैठना ये भी ठीक है, अष्टम भाव में उच्च के मंगल का होना और सूर्य के साथ चंद्रमा का एकादशवें भाव में बैठना, जहां सूर्य उच्च के और चंद्रमा उच्चाभिलाषी, 12वें भाव में शनि बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश होकर के कई बार, और अष्टम भाव में मंगल के उच्च के होने से बहुत ही टफ टाइम क्रिएट करते हैं अपनी दशाओं में। वस्तुतः भाग्य भाव के अधिपति का 12वें जाना मित्र की राशि में और यहाँ के अधिपति का पंचम में आना, स्वग्रही राहु का शुक्र होकर के शुक्र के साथ बैठना प्रेम दाम्पत्य में होता है, पर कई बार व्यक्ति उसको बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा कई बार प्रैक्टिकल हो जाता है कि उसको बता ही नहीं पाता है। या कई दफा आपको इसमें ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है कि जहां व्यय व्यक्ति अपने ऊपर ही करता है और अपने पति को या अपने पत्नी को जब कभी भी उसके वक्त की आवश्यकता आपको पड़ती है या आपको जब कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं या मतलब एक दूसरे के समय पे काम नहीं आते सीधे तरीके से। यहाँ पे शनि राहु में उच्च का शनि बैठा, यहाँ भी शुक्र बढ़िया बैठे, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव जो चतुर्थ के अधिपति है, यहाँ पे चतुर्थ और पंचम के अधिपति की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ चतुर्थ और पंचम का प्रभाव ठीक दिख रहा है। मंगल बहुत बढ़िया व्यापार भाव में, सूर्य उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं। लाभ भाव तो हर जगह कुंडली का ठीक बन रहा है, यहाँ पे भी लाभेश बैठे हैं। यहाँ सूर्य उच्च के चंद्रमा के साथ, वस्तुतः लग्न के अधिपति का लाभ भाव में उच्च का जाना ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश में है और निश्चित रूप से इसका फल जातक को मिलता भी रहेगा। कर्म क्षेत्र में आपको हमेशा ही दशमांश कुंडली में इस बात को देखने की आवश्यकता होती है कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है, सूर्य कहाँ बैठ रहे हैं, लग्नेश कहाँ बैठ रहा है और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति कैसे हैं। दशम स्थान के अधिपति उच्च के, चतुर्थ स्थान में उच्च के शनि, पंचम भाव में सुख भाव के अधिपति उच्च के, यहाँ पे गुरु का प्रभाव बुध के साथ बैठ रहा है। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है या कई बार व्यक्ति को यहाँ पे जो स्थिति राहु की पड़ रही है नवम भाव के अधिपति गुरु पे, इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति को उसके कर्म क्षेत्र में उतने भारी लाभ की आशंका जितना वो रखता है उतना नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति सफोकेट होता है, कई बार उसके पॉजिटिव जो पक्ष होते हैं वो कई बार निगेटिविटी में आते हैं। ये एक सामान्य सी बात होगी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भगवान गणेश की पूजा आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकती है। भाग्य भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बुध की दशा आपको स्थापित करने वाली साबित होगी। इस कुंडली के लिए बुध बहुत ही ज्यादा संपूर्णतया परिणाम देने वाले बनेंगे। सूर्य के साथ बैठे हैं, लाभ और भाग्य के अधिपति का एक साथ बैठना अतिरिक्त धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्य और बुध अच्छे कहे जाएंगे, लग्न में कारक होते हैं सूर्य, अगर थोड़े कमजोर भी बैठे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी भारी दिक्कत वाली बात है। वस्तुतः यहाँ पे शुक्र के साथ मंगल का बैठना धन भाव को मजबूती देगा, भाग्य भाव के अधिपति का लाभेश के साथ लग्न में जाना मजबूती देगा। पंचम भाव बलवान है, इस वजह से उसके परिणाम देर से ही सही पर मिल जाते हैं। एक और भी बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे या पंचम भाव से अगर कोई शुभ ग्रह कम से कम केंद्र में आ जाए तो इसे पंचम भाव को बल भी मिलता है। ये एक अतिरिक्त एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप जन्म कुंडली के किसी भी भाव से चौथे भाव की तरफ देख सकते हैं। मैंने जैसे कहा चतुर्थ भाव पंचम भाव से 4 घर पीछे शुक्र और गुरु बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह, और इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है। मंगल की दृष्टि यहां जा रही है, शनि की दृष्टि मंगल को और मंगल की दृष्टि शनि को। अब जहां पे उस भाव से ठीक 4 घर पीछे शुक्र और गुरु जैसे 2 शुभ ग्रह बैठे तो इस भाव को बल मिलेगा। पर ध्यान से समझने वाली बात है कि व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, मार्गशीर्ष माह में जन्मा है, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का है, और जन्म कुंडली में शनि और मंगल के युति का संबंध या फिर एक दूसरे से दृष्टि का संबंध बनना, तो शनि कौन है? इस कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह। मंगल कौन? इस कुंडली के मारक ग्रह।
और छठवें भाव के अधिपति गुरु के साथ उनकी युति जा रही है। अष्टम भाव के भी तो अधिपति होते हैं, इस वजह से शुक्र सामान्य हो जाएंगे। गुरु का प्रभाव शनि को प्रभावित सकारात्मक रूप से करेगा, पर शनि और मंगल का दृष्टि संबंध जातक के जीवन में उधेड़ बुन और ऊपर बैठा करके फिर कई बार नीचे ढकेल दे, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। अपने प्रेम को, अपनी पत्नी के साथ संबंधों को, अपने बच्चों के साथ संबंधों को, अपने बड़े बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के और कई बार गर्भ के क्षेत्र को ये प्रभावित और परेशान करने के लिए काफी होते हैं। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होगी अपने दाम्पत्य को सही तरीके से संतुलित करने के लिए, पति पत्नी के बीच के संबंधों को ठीक करने के लिए, परिवार के पारिवारिक माहौल को ठीक करने के लिए। इसके अतिरिक्त जब कभी भी आपके मेहनत के बाद आपको आपका परिणाम नहीं मिल रहा हो, तब थोड़ा सा शांत हो जाइएगा और सोच लीजिएगा कि ये शनि है, देर से देते हैं पर अवश्य दे देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव कहीं ना कहीं फल प्राप्ति का भी होता है और पंचम भाव आपके द्वारा किए गए कृत्य के परिणाम का होता है, मतलब ये परिणाम का भाव है। शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, खराब नहीं है। जन्म कुंडली में कम से कम वो चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं, तो आपको आपका रिसर्च, आपको आपका ज्ञान, आपको आपका स्वप्न, आपको आपका सिक्स्थ सेंस, ये सब आपके सन्निकट है और इनके ही बल पे व्यक्ति की गतिविधि मजबूती को प्राप्त करती रहती है। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्रों पे चर्चा कर देता हूं। सूर्य नैसर्गिक रूप से आपको बुद्धिमान और तेजस्वी बना रहे हैं। चंद्रमा आपको बुद्धिशाली बनाने के साथ साथ धार्मिक और प्रणेता बना रहे हैं और आपको वस्तुतः एक अच्छी नींद दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपको चिंता में भी डाल रहे हैं। ये एक बुरी बात है। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए वो परेशान करते हैं और व्यक्ति किसी भी बात से आसानी से निकल और मुक्त नहीं हो पाता है। इस कुंडली के लिए मंगल की दशा परेशान करने वाली हो सकती है, पर धनदायक भी मंगल की दशा होगी। मंगल की दशा में आपको आपका परिणाम मिलेगा, पर कई बार मानसिक चिंता और व्यग्रता शनि मंगल की दशाओं में बढ़ती है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा संतुलन बनाने की आवश्यकता आपको प्रत्येक समय पर रहेगी। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको तार्किक, समझदार और परिस्थितियों को समझने वाला, आकलन करने वाला, अपने आप को लेकर के आश्वस्त होने वाला बना रहे हैं। बुध आपको गरिमामयी बनाएंगे, भगवान का भक्त बनाएंगे, पूजक बनाएंगे, बुद्धिमान बनाने के साथ साथ तार्किक और अटखेलियां करने वाला और कभी कभी बचपना करने वाला भी बनाएंगे। यह बुध का एक नेचर होता है जो आपके नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति से है उसके आधार पर आपका एजुकेशन, आपकी भाषा शैली, आपका प्रभाव, आपकी वाणी, आपका जो व्यक्तित्व है, ये सबका सब बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित होने वाला है और वस्तुतः ये आपको अनुभवी भी बना रहे हैं और वस्तुतः ये आपको सुंदर भी बना रहे हैं, चाहे वो व्यक्तित्व से हो, चाहे सदाचरण से हो, चाहे आयु से हो, चाहे किसी भी प्रकार के निष्पक्षीय परिणाम से हो। ये सब मामले में गुरु आपको ठीक रखेंगे। शुक्र का प्रभाव आपको धनदायक, लेकिन कभी कभी परिणामों में विलक्षणता और कई बार आपके सुख और वैभव के प्रभावों को कमजोर करने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि है, चंद्रमा का प्रभाव है, इस वजह से दाम्पत्य आपकी कुंडली में पत्नी सुंदर और विलक्षण प्रतिभा की आती है। उनका दर्शन अलग होता है, वो थोड़ी खर्चीली भी हो सकती है। राहु शुक्र के बाद शनि की बात करूंगा तो वो आपकी कुंडली में स्थिति तो ठीक ही है। वस्तुतः वो आपको कई बार आपके पिता से लाभ देंगे, पिता का स्नेह, माता का स्नेह, बच्चों का स्नेह, पुत्र का प्रेम, समाज में यश, कीर्ति, मान, सम्मान वगैरह भी मिल जाता है और लोग आपको जानते हैं और वस्तुतः जो आप परिणाम चाहते हैं वो आपको मिल भी जाएगा। शनि मंगल के कारण मैं इसे थोड़ा कमजोर ही कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये बात देखी है कि पंचमेश का षष्ठेश को देखना या फिर मारक ग्रह से कारक ग्रह का योग हो जाना, तो कई बार ये बहुत सारे अच्छे परिणाम के साथ साथ कई बार वो डुबा भी देता है। इस वजह से शनि, राहु, मंगल, केतु की दशाओं में व्यक्ति को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। और एक बात मैं अभी कही दूं, वस्तुतः किसी भी व्यक्ति को ज्योतिषी की आवश्यकता शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में ही पड़ती है, अन्यथा नहीं पड़ती। हाँ, शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा में ही व्यक्ति ज्योतिषी को ढूंढता है और कई बार गुरु को समझने की कोशिश करता है। ये वही दशा है जो ज्योतिषियों के काम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अन्यथा तो गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा तो चलो फिर भी ठीक है, झेल लेता है व्यक्ति, पर शनि, मंगल, राहु, केतु को झेलना उसके बस के बाहर की बात हो जाती है कई बार। तो ये स्थिति है आपकी कुंडली में। राहु और केतु लग्न में बैठे हैं, नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, 12वें के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार ये कंफ्यूज करते हैं और इनकी कुंडली में भी राहु की दशा ही चल रही है। मैंने कही थी बात, राहु अभी है 2029 तक, ये कंफ्यूज करेंगे। बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम वाली बात होती है। यहाँ आपको कई बार बहुत ज्यादा शांत रहना होता है। नया काम, नए लोग, नया अंदाज, नया परिचय
बनाने की कोशिश मत करिएगा। अभी ये राहु अंतिम चरण में है, 2029 तक इनकी कुंडली में ये दशा कई बार आपको उतावलेपन से युक्त रखेगी, क्रोध देगी, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो व्यक्ति अपने नेचर को लेकर के कई बार बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा के ऊपर मंगल और गुरु का प्रभाव है, इस वजह से सत्य शोधी होता है, सत्य खोजने के लिए कई बार दुश्मन बनाते चलता है और बहुत ज़्यादा बार अपने दाम्पत्य को लेकर के बहुत रिलायबल नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने वाणी पे और अपने प्रभावों को बहुत ज़्यादा हैरेस मत करिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव मत होइए, थोड़े से विनम्र हो जाइए, लोगों को सुनने की कोशिश करिए, किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास मत करिए और किसी पे भी बहुत ज़्यादा संशय मत करिए, खास करके अपनी पत्नी और अपने दाम्पत्य पे, अपने बच्चों पे, अपने माता पिता पे। इन लोगों के बारे में भी कई बार आपको भ्रम होगा, घर में घुसते ही कई बार आपके माथे पे सिंह आ जाए, जिसके कारण घर का वातावरण खराब होता है और इसके कारण कई बार दिक्कत हो सकती है। ये काम मैं इतना कहूँगा। हालांकि आपकी कुंडली में विवाह का योग अभी आपकी कुंडली में बनेगा, लाभेश विवाह कराते हैं, 2025 में विवाह का योग बन रहा है और वैसे अभी भी आपकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है। आपकी राशि है वृषभ, इस पर ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव अभी नहीं है, पर इस आधार पर भी आपको लाजवर्त धारण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो लाजवर्त नहीं धारण करके आप अगर कोशिश करेंगे तो शनि का प्रभाव मैं जहां तक देख रहा हूं उसके आधार पर आपको नीली भी सूट कर सकता है, तो आपको ये भी काम कर जाएगा। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ और कम से कम सूर्य को अर्घ, हनुमान चालीसा का पाठ, देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन और साथ साथ देवी दुर्गा के देवी कवच का पाठ भी आपको प्रत्येक दिन अवश्य कर लेना चाहिए और मंदिर का दर्शन भी कर लेना चाहिए। सूर्यार्घ भगवान सूर्य के 12 नामों से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और क्रमशः प्रत्येक दिन उन्हें 12 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गले में रक्तचंदन की माला आपके लाभ की वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है। इस कुंडली के लिए 9-8 अंक भी बढ़िया रहेगा। दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र विशाखा, स्वाति, अनुराधा और अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा, ये सब नक्षत्र आपकी कुंडली में किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दशाएं जो कमजोर हो सकती हैं वो बुध में शुक्र, शुक्र में गुरु, शुक्र में मंगल, ये सब थोड़े कमजोर होंगे। राहु, शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाएं थोड़े बहुत कष्टप्रद स्थिति में है। शनि वक्री हैं 24 डिग्री के, इस वजह से वो फ्लक्चुएशन में नहीं होंगे, बिल्कुल वो 100% पंचम भाव का ही परिणाम करेंगे। बाकी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। सूर्य के कमजोर होने के कारण मैं कभी कभी आपको थोड़ी बहुत आपके नेचर में परेशानी का वातावरण देख रहा हूं, उसको ठीक करिए। नेत्रों का ख्याल विशेष रखिएगा, गले से संबंधित समस्या ना हो इसका ध्यान रखिएगा और भोजन जितना ज्यादा हो सके मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।